नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा जो 7 है। हमने इस पूरी इकाई में चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो हमारा चल रहा है, इसमें हम मानव के जो सेक्टर है यानी मानव के जो क्रियाकलाप या फिर मैं कहूँ मानव के जो व्यवसाय है उन पर चर्चाएं करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मानव के तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परिवहन और संचार। यानी आज हम जो बात करेंगे वो परिवहन और संचार की बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि परिवहन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि संचार क्या होता है, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप जो है वो वास्तव में सारे क्रियाकलापों को मेंटेन करने का या फिर सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। चाहे वो प्राथमिक व्यवसाय हो चाहे द्वितीयक व्यवसाय हो, उनको गति प्रदान करने का या उन्हें निरंतरता देने का और आवश्यकताओं या मांग को पूरी करने का कार्य जो करता है वो तृतीयक व्यवसाय करता है। तो आज हम इसमें परिवहन और संचार की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं परिवहन पर चर्चा। किस पर चर्चा देख रहे हैं कि परिवहन क्या होता है। मतलब चारों ओर की चीजों को वहन यानी ऊपर उठाकर या किसी भी वस्तु को वहन कर मतलब उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना परिवहन है। ये तो एक सिंपल और मौखिक परिभाषा हुई। हम इसकी जो लैंग्वेज के रूप में या भाषा के रूप में जो लिखी जाती है भूगोल की भाषा में उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके समझ में यह आ जाना चाहिए कि परिवहन जो है वास्तव में क्या है। परिवहन किसी भी वस्तु को एक स्थान से जो उठाता है और दूसरे स्थान पर जो पहुंचाता है वो जो माध्यम है वो परिवहन कहलाता है। परिवहन का साधन आप हो सकते हैं, परिवहन का साधन मैं हो सकता हूं। जैसे मान लो कि मैं स्कूटी से या फिर कोई भी बाइक से या कार से यहाँ स्टूडियो तक पहुंचा हूं तो परिवहन का साधन मेरा स्कूटी या कार होगा। स्टूडियो के बाहर उतर के मैं अंदर तक आया हूं तो मेरा परिवहन का साधन मेरे पैर होंगे, यानी मुझे यहां तक लाने का कार्य अंदर की तरफ पैरों ने किया है। जैसे एक कैमरा जिस पे मैं मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा हूं, लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये भी एक स्टैंड पे खड़ा है, तो इसका स्टैंड जो है ये परिवहन साधन हुआ। जैसे यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल के पहिए बने हुए हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि आधार बने हुए हैं, तो वो इसका परिवहन हुआ। इसको खिसकाने में वो परिवहन का साधन करेगा। पंखा जो है छत के ऊपर लटक रहा है और वो जैसे लटका हुआ है तो छत उसका आधार है, छत के बल पर वो लटका हुआ है या जो कड़ा उसका बना हुआ उसके बल पर, तो वो उसका परिवहन का काम कर रहा है। तो आप इस बात को तो अब भली भांति समझ गए होंगे कि परिवहन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को वहन करना या उठाना या फिर उसके भार को सहन करना और उसे गति प्रदान करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो सब परिवहन होता है। लेकिन वस्तु या विनिर्मित माल तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये बात आप जानते हैं कि हम उद्योगों की बात कर रहे थे और आप अच्छे से जान गए थे कि वस्तु या विनिर्मित माल तथा संपत्ति। अब वस्तु या विनिर्मित माल, अब वस्तु कहां बनेगी? वस्तु बनेगी उद्योग में। वस्तु कहां बनेगी भाई? उद्योग में बनेगी। इस उद्योग में किसी भी वस्तु का क्या हुआ है? निर्माण हुआ भाई। क्या हुआ है? वस्तु का निर्माण। अब जैसे ही वस्तु यहाँ निर्मित हो जाती है या वस्तु का निर्माण हो जाता है तो ये वस्तु तैयार माल जो होगा ये निर्यात के लिए जाएगा, यानी बिकने के लिए जाएगा। निर्यात इसका कहाँ होगा? बाजार की तरफ होगा। किस तरफ होगा? बाजार की तरफ। अब ये वस्तु जैसे उद्योग में निर्मित हुई है, बाजार में निर्यात होने के लिए जा रही है, बिकने के लिए जा रही है, तो कोई तो ऐसा माध्यम होगा जो यहाँ से इसको यहाँ पहुँचाता है। या फिर हम बात करें कि खेत के अंदर जो वस्तु पैदा हुई थी, खेत के अंदर या खनन के द्वारा माइंस के ऊपर से जो वस्तु यहाँ पैदा हुई है उसको उद्योग तक, यानी ये जो कच्चा माल है, कच्चा माल, इस कच्चा माल जो है इसको निर्मित करने के लिए, विनिर्मित रूप देने के लिए उद्योग में जो व्यक्ति लाया वो भी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया था। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। किसको? विनिर्मित माल को, यानी जो माल बन गया। लेकिन ये गलत है। बन गया उसको ही परिवहन थोड़ी ले जाता है, जो नहीं बना है उसको भी ले जाता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वस्तु या माल तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह विनिर्मित बुक में दिया गया है, तो मैं कहा आप कंफ्यूज नहीं हो।
इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है, लेकिन मैं इसका खंडन भी कर रहा हूं, क्योंकि विनिर्मित का मतलब जरूरी आप खुद बताओ। परिवहन का मतलब किसी वस्तु को लाना है, तो बताओ खेत के अंदर से गेहूं जो है उसके बिस्किट बनाने के लिए उसको फैक्ट्री में लाया गया है। खेत से गेहूं को बिस्किट बनाने के लिए जब फैक्ट्री में लाया जाता है तो गेहूं कच्चा माल था, बिस्किट बनेगा जब पक्का होगा, और पक्का माल जैसे ही बिस्किट बन जाता है तो बाजार में निर्यात के लिए आएगा। तो मुझे बताओ दोनों में परिवहन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? मतलब खेत से गेहूं को ला रहे थे तो परिवहन से लाए होंगे, किसी में तो भर के लाए होंगे। ये तो है नहीं कि गेहूं जो खुद उड़ के आ गया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जो है कोई भी वस्तु या कोई भी माल या कोई भी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, वहन किया जाता है, और ले जाने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। निर्मित एवं संगठित उद्योग है सॉरी, ये निर्मित और संगठित उद्योग है, यानी परिवहन जो है उसका भी तो निर्माण होता है, और ये संगठित उद्योग है। जैसे हीरो होंडा की बाइक है, एक्टिवा 5G है, महिंद्रा की गाड़ियां हैं, XUV वगैरह है, सारी चीजें, स्कॉर्पियो वगैरह है, ये जहां बनती है वो परिवहन का साधन तो है, हम ये जान गए, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं बनी होगी, तो उनको लाने के लिए भी परिवहन की जरूरत होती है। लेकिन यहां बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निर्मित और संगठित उद्योग है, ये भी निर्मित उद्योग है, ये भी अपने आप में उद्योग है, उसके बाद परिवहन कहलाता है। दूसरा संगठित है, मतलब संगठित का मतलब होता है, एक तो होता है असंगठित, यानी कि पूरा ही अचलित विचलित है पूरी तरह से। जैसे कच्चा माल जो पैदा करते हैं वो विचलित है, कभी अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अकाल पड़ जाता है, खेतों में कुछ होता ही नहीं है। अनावृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, अतिवृष्टि में ज्यादा बारिश आ जाती है और अनावृष्टि में अकाल पड़ जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अति मतलब बहुत ज्यादा, अना मतलब बिल्कुल नहीं। तो अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं, अतिवृष्टि ज्यादा बारिश है, दोनों में से एक भी चीज हो जाती है तो खेतों में कुछ पैदा नहीं होता। इसलिए प्राथमिक व्यवसाय को असंगठित व्यवसाय कहते हैं, या फिर प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राथमिक व्यवसाय जो है वो असंगठित व्यवसाय है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय को हम देख रहे हैं संगठित है, उसमें अकुशल मजदूर होते हैं, जबकि द्वितीयक में कुशल मजदूर होते हैं। क्या हम द्वितीयक और प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे वो असंगठित व्यवसाय है प्राथमिक और द्वितीयक संगठित है, वैसे ही तृतीयक व्यवसाय भी संगठित उद्योग है। इसमें फिक्स वर्कर होते हैं, जितने वर्करों की आवश्यकता होती है, वर्कर नहीं कहकर उनको इंजीनियर कह सकते हैं, उतने इंजीनियरों की जरूरत रहेगी, जितनी गाड़ियां बननी है उतनी गाड़ियां बनेगी, तो ये संगठित उद्योग कहा जाता है। और संगठित उद्योग अधिकतर वही होते हैं जो देश की जीडीपी में सहयोग करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। देश का पैसा जो है, अर्थशास्त्र में एक चीज आती है अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो करती है जीडीपी। किसी भी देश में पैसा कितना है, ये पैसा जो है इसको बढ़ाने का कार्य जो करता है वो अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी करती है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब देश के अंदर कितना पैसा आया है और कितना पैसा देश से बाहर गया है, देश के पास कितना पैसा बचा हुआ है, और उस पैसे को उद्योग में कितना खर्च किया जाएगा, उस पैसे को कृषि पर कितना खर्च किया जाएगा, ये सब जीडीपी एनएनपी सब होते हैं। एनएनपी में बाहर से जो पैसा आता है वो देखा जाता है, जीएनपी में देश के अंदर जो पैसा है उसको देखा जाता है, और दोनों को जीडीपी के माध्यम से देखा जाता है। ये मेरा मतलब ये है कि देश में जैसे अपने घर में एक महीने में कितनी आय हुई, यानी पापा ने, अंकल ने, दादा ने, सब ने मिला के जो घर में 1 लाख रुपए कमाए, ये पैसा तो आया, 70,000 का टोटल खर्चा हो गया, 30,000 रुपए जो बचे हैं, फिर उसका मैनेजमेंट बनाया जाएगा कि 30,000 रुपए घर में किस में लगाए जाए, या तो खेती को उन्नत किया जाए, या ऊपर छत पे सौर पैनल लगा लिया जाए जिससे बिजली का खर्चा बच जाए, या फिर बेटे के लिए, बहू के लिए जो है ज्वेलरी करवा दी जाए, या फिर बेटे को बाइक लेके दे दी जाए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे घर में पैसा आया और कितना पैसा गया और कितना बचा है, वो घर की जीडीपी होती है। उसको जीडीपी हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो तो एक घर है, लेकिन देश भी तो एक घर है। मानव भूगोल पृथ्वी को मानव का घर मानकर अध्ययन करता है, तो पूरा देश अपना हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट इसका ब्यौरा रखती है। और इस ब्यौरे में से पैसा आता कहां से? टैक्स के माध्यम से आता है। विदेशों में जो लोग काम करते हैं उनके डॉलर आते हैं अकाउंट में, फिर सरकार उसका वापस
जो है बदल देती है नोटों को और अपने नोट दे देती है, और डॉलर में कोई भी चीज खरीद लेती है, इसलिए डॉलर मायने रखता है। डॉलर क्या रखता है? मायने रखता है। तो अब जो पैसा बचा है देश के पास, आया कितना गया कितना, उसके बाद बचा है, उसको सही तरीके से मेंशन करेगी, उसको सही तरीके से लगाने का काम करेगी, और हर जगह जितना चाहिए, जैसे इस साल उद्योगों को बढ़ाना है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान का नाम आपने सुना होगा। 5 वर्ष में इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ लगाना है, इस बार उद्योग को ज्यादा महत्व देना है, इस बार कृषि को देना है। हर 5 वर्ष में एक प्लान बनता है और उसी प्लान के तहत कार्य किया जाता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं अच्छे से कि निर्मित और संगठित उद्योग है। इस क्षेत्र में वस्तुओं में यानी परिवहन जो होता है, उसमें वस्तु का उत्पादन होता है, उसका वितरण होता है और उसका उपभोग होता है, तब तक परिवहन काम करता है। अब देखो यहां क्या लिखा है? विनिर्मित, यानी जो बनी हुई है। लेकिन यहां क्या बता रहा है कि जो वस्तु उत्पादित हो रही है, मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है, यहां वस्तु का उत्पादन होता है। क्या होता है यहां पे? उत्पादन। प्राइमरी सेक्टर में वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे कि वस्तु जो है उसका वितरण नहीं होकर वहां वो वस्तु निर्मित होती है। क्या होती है? तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, निर्मित। अब उत्पादन यहां तो कच्चे माल का हो रहा है, इस जगह उत्पादन किसका हो रहा है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जबकि यहां भी उत्पादन हो रहा है, किसका उत्पादन हो रहा है? यहां जो उत्पादन हो रहा है वो पक्के माल का हो रहा है। लेकिन हमने जब प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा उस समय इस बात का बेझिझक हमने इस बात का उपयोग किया था कि ये जो है उत्पाद पैदा करता है, यानी उत्पादन पैदा करता है, और प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो वस्तु का दोहन करता है। वस्तु का क्या करता है? दोहन करता है, यानी खर्च करता है वस्तु को। तो मेरा मतलब यह है कि उत्पादन होता है तब भी परिवहन की जरूरत पड़ती है माल को पहुंचाने के लिए। वितरण होता है, लोगों में फैलाना है, निर्यात करना है, लोगों तक आवाजाही बढ़ानी है, तभी भी किसका प्रयोग हो रहा है? वितरण का प्रयोग हो रहा है। उपभोग, लोगों की संतुष्टि हुई, उन्होंने दोबारा ऑर्डर किया या उन्हें अच्छा नहीं लगा तो फिर वापस जो है वापस भेजा जाता है, रिटर्न भेजा जाता है। तो ये उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये वस्तु में 3 स्टेप देखे जाते हैं परिवहन में। किस में देखे जाते हैं? परिवहन में। सहायता में तीव्र और सक्षम परिवहन है। सहायता, अब देखो कुछ परिवहन तीव्र होते हैं, सक्षम होते हैं, कुछ धीमे होते हैं। जैसे हम जल परिवहन की बात करें, धीमा होता है बेचारा, धीरे 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 जहाज जो है धीरे 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 कई दिनों बाद पहुंचता है। जबकि वायु परिवहन जो होता है वो फास्ट होता है। अब जल परिवहन में कोई चीज धीरे 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 धीरे, जिस चीज को 1 महीने में पहुंचाया जा रहा है उसको 10 दिन में अगले को जरूरत है तो वो अलग माध्यम से, हवाई मार्ग से ले जाएगा। जल जो मार्ग होता है वो सबसे सस्ता मार्ग होता है। दुनिया में कोई परिवहन सस्ता पड़ता है तो सबसे ज्यादा जल परिवहन। और सड़क परिवहन जो है सबसे पुराना परिवहन है, सबसे ओल्ड परिवहन है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सड़कों के माध्यम से सबसे पहले सड़कें चली। अब वायु परिवहन जो होता है वो गति तेज है उसकी, हर वस्तु को, दूर से दूर की वस्तु को जल्दी से जल्दी पहुंचा देता है। तो परिवहन जो होते हैं वास्तव में तीव्र और सक्षम होते हैं। कुछ तेज गति से पहुंचा देते हैं वस्तु को और सक्षम तरीके से, यानी अच्छी क्वालिटी के साथ, जैसी क्वालिटी है वैसी की वैसी पहुंचा देते हैं, सेफली पहुंचा देते हैं। तो ये तीव्र और सक्षम कहलाते हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो परिवहन दूरी को 3 तरीके से देखा जाता है। देखो, एक स्थान यहां पर है, जैसे माना कि ये अजमेर है। अब यहां से कोई चीज मुझे अजमेर, राजस्थान से कोई भी चीज मेरे इस लाडले और लाडली को यूपी, कानपुर या पटना भेजना है, मुझे पटना, मुझे बिहार भेजना है, यहां पे। बात समझ में आ रही है? अब यहां से यहां तक किलोमीटर कितना है, सबसे पहले परिवहन में यह देखा जाएगा। इससे क्या तय होगा? जब हम किलोमीटर को देखेंगे तब इसकी लागत कितनी आएगी ये पता चल जाता है। माना कि यहां से ये किलोमीटर 500 किलोमीटर है तो इसकी लागत निकाल ली जाएगी कि 5 रुपए परिवहन का, 5 जो है परिवहन का प्राइस आ रहा है पर किलोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल के सारे टोल वोल सब जोड़ के किलोमीटर के हिसाब से इसकी लागत को तैयार किया जाएगा। दूसरा, समय देखी जाएगी, क्योंकि होटल में रुकने का कितना खर्चा लग रहा है, बीच में जो ड्राइवर है वो कहाँ रुक रहा है, क्या खाना खा रहा है, बीच में कितना जो व्हीकल्स है उसका मेंटेनेंस खर्चा आ रहा है। तो समय
मतलब किलोमीटर कितना है और कितना समय जाने में लग रहा है, इसके बीच में क्या खर्चा आ रहा है, ये सब परिवहन दूरी को जब तय किया जाता है उससे पहले मेजरमेंट या बाद में मेजरमेंट को देखा जाता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि परिवहन जो है किसी भी वस्तु को सक्षम और तीव्र गति से पहुंचाने का माध्यम बनता जा रहा है। परिवहन भी कई तरह का होता है जो हम देखने वाले हैं। परिवहन से कोई भी वस्तु जो है सही तरीके से पहुंच जाती है। इसको 3 रूपों में हम इसलिए देख रहे हैं। परिवहन का जो व्यय है, खर्चा जो है, उसको 3 प्रकार से देखते हैं। बस इसको ऐसे याद रखना है, क्योंकि आगे 3-4 प्रकार और देखेंगे। मैं अब थोड़ी देर बाद कहूंगा परिवहन 4 प्रकार का होता है, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, ये सब देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, किलोमीटर, समय, दूरी और लागत। किलोमीटर, समय, दूरी और लागत, ये परिवहन का व्यय और खर्चा है। ये परिवहन का क्या है, व्यय और खर्चा है। तो ये बात आप समझ गए, अच्छे से इस बात को आप जान गए कि परिवहन को इस तरीके से देखा जाता है। अब आगे बहुत प्यारी सी चीज है, परिवहन वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से, जानते हैं आप, परिवहन जो होता है एक वस्तु को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। भाई मैं यहाँ हूं, मुझे यहाँ पहुंचना है, मैं अजमेर हूं, मुझे जयपुर पहुंचना है, जयपुर से मुझे पटना पहुंचना है, पटना से मुझे कानपुर जाना है। अब मैंने पूरी ट्रेवल्स कर ली, ये लो समकोणी और फिर अजमेर। अब ये बस थी मेरे पास, क्या थी, बस। अब परिवहन वस्तु अब या तो कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन यह वस्तु नहीं है, या मैं हूं, ये ऐसा ही दिखता हूं मैं, है ना। यात्रियों को एक स्थान से यानी इस स्थान से ले जाने की प्रक्रिया दूसरे स्थान यानी इस स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम परिवहन कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है, आप समझ गए, देखते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। वाहनों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए, मनुष्य, पशु तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का। अब देखो ये क्या है, ये आदिकालीन जो परिवहन है वो है, तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का ये क्या है, आधुनिक परिवहन है। इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी आपसे पूछ ले कि परिवहन का ऐसा माध्यम जो प्राचीन समय से चल रहा है, तो रेल परिवहन नहीं कहकर हमको सड़क परिवहन कहना है। रेल उसके बाद आया, फिर रेल से पहले तो जल आ गया, फिर रेल आया, फिर हवाई मार्ग आया, हवाई मार्ग तो अभी लेटेस्ट है। तो ये चीजें, तो वाहनों का प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के। तो परिवहन के लिए पशु तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग का मतलब है पशु प्राचीन जो है परिवहन का साधन है, जबकि वाहन जो है आधुनिक परिवहन का साधन है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। परिवहन के लिए मनुष्य को पशु तथा वाहन दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक युग में यानी वर्तमान युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास अभिन्न अंग बन गए। आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार जो है आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए। यानी किसी देश की जीडीपी अगर बढ़ानी है, किसी देश को विकासशील की श्रेणी से विकसित की श्रेणी में आना है, या किसी देश को अपनी जीडीपी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है, तो उसको तृतीय क्रियाकलाप जो होता है, हमारा जो थर्ड सेक्टर होता है, उसके अंदर उसको परिवहन और संचार बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, परिवहन बढ़ाना पड़ेगा उसको, संचार बढ़ाना पड़ेगा उसको। और इसके अलावा हमने इसमें और चीजें देखी थी, परिवहन, संचार, उसको सेवाएं बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और उसको हर देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी देश ये 4 चीजें कर लेता है, कौन कौन सी, किसी भी देश से अपना व्यापार बढ़ा लेता है, किसी भी देश से अपना परिवहन बढ़ा लेता है, किसी भी देश से अपना संचार बढ़ा लेता है, किसी भी देश से अपनी सेवाएं बढ़ा लेता है। ये सारी चीजें अगर कोई कर लेता है तो ये अभिन्न अंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि परिवहन और संचार से कोई भी देश जो है जितनी तरक्की करना चाहे उतनी तरक्की कर सकता है। अब कुछ देश बड़े शांति से धीरे धीरे रहे मनार, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं। उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो विकसित की श्रेणी में तो पता नहीं कब आएंगे, विकासशील की श्रेणी में आने में भी उसको भी सालों लग जाएंगे इस गति से। क्योंकि किसी भी देश की उन्नति का सबसे बड़ा कारण होता है द्वितीयक व्यवसाय का एक पार्ट, जिसको हम कहते हैं उद्योग या विनिर्माण। वो अगर किसी देश के पास है तो तृतीयक व्यवसाय उसका मजबूत होना चाहिए, और उस तृतीयक व्यवसाय में आता है परिवहन और संचार। तो सारे व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए, ये नहीं कि एक है। हमने पिछले जब चैप्टर में देखा कि द्वितीयक व्यवसाय की हम बात कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्रियाकलाप, उसमें हम बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किसी देश के पास उद्योग हो तो सबसे ही रातों रात अमीर बन जाता है,
रातों रात उसकी अर्थव्यवस्था मस्त हो जाती है, वो देश सबसे आगे निकल जाता है, बाकी देश उससे पीछे रह जाते हैं। वो विकासशील से कब विकसित बन गया पता ही नहीं चलता है, जैसे जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। ये बातें हमने की उस चैप्टर में। लेकिन आप सोचो, क्या तृतीयक व्यवसाय जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर किसी देश के पास बहुत ज्यादा उद्योग है, अगर किसी देश के पास संपूर्ण सब धन धान्य से परिपूर्ण है, उद्योग व्यवसाय खनन सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास परिवहन नहीं है, वस्तु को पहुंचाने का, मार्केट तक ले जाने का, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है, वस्तु को पहुंचाने का माध्यम नहीं है उसके पास, वो साधन नहीं है जो वस्तु को पहुंचा सके, संचार नहीं है जो वस्तु को पहुंचा सके, और वो सारी चीजें नहीं है जो उसको चाहिए होती है। इसलिए कोई भी देश जो है परिवहन, संचार, व्यापार और सेवाओं से उत्कृष्ट गति लेता है। लेकिन उद्योग पढ़ रहे थे तो उद्योगों से गति लेता है, कच्चा माल पढ़ रहे प्राथमिक व्यवसाय तो उनसे गति लेता है। तो सारे व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रेन के डिब्बों में से एक डिब्बा निकाल देते हैं तो पूरी ट्रेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक प्रकार से परिवहन जो है वो वास्तव में आर्थिक विकास की धुरी है। किसी भी देश को आर्थिक मजबूती अगर कोई देता है, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर रहा है, वो है संचार, वो है परिवहन। संचार वो होता है, सूचना तो वो होती है जो हम पहुंचा रहे हैं, संचार वो होता है माध्यम क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं कहता हूं कि भूगोल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार सुंदर विषय है, आप इसको सुन रहे हो, आपके कानों में ये सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है? संचार। मतलब ये जिस माध्यम से आपके पास आ रहा है, यानी कि YouTube के माध्यम से आपके पास आ रहा है, तो ये संचार। और जो आप बात सुन रहे हो, जो मैं बता रहा हूं, वो है सूचना। जो आप सुन पा रहे हो वो सूचना, और जो पहुंचा रहा है वो संचार। अब तो समझ में आ गया? तो ये बात आप समझ गए। आगे देखिएगा, परिवहन 4 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों प्रकार आपको देख रहे हैं। एक तो ये नाव चला रहा है बेचारा, जल परिवहन। ये क्या है? सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, लेकिन समय अधिक लेता है, समय अधिक लेता है वस्तु को पहुंचाने का, समय अधिक लगता है। लिख देता हूं, लगता है, ठीक है। जल परिवहन आपने देख ही लिया। अब देखो थल परिवहन, इसमें आ जाती है सड़क, इसमें आ जाती है रेल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ये क्या है? यह है प्राचीन, ये क्या है? प्राचीन परिवहन। कैसा परिवहन है? प्राचीन परिवहन। थल परिवहन, यह है भूमिगत, इसमें आ जाती है पाइपलाइन, ये भी परिवहन है। देखो पाइपलाइन कैसे परिवहन हो गया? अब इस पाइपलाइन में पेट्रोल, डीजल, पानी सब कुछ तो आ रहा है, तो ये वस्तु को पहुंचाने का काम करिए। हवाई मार्ग सबसे तीव्र परिवहन, यानी सबसे तेज गति से चलने वाला। इसके अलावा सबसे महंगा, सबसे महंगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते भी हैं इन चीजों को। बस थल में जो थल पर यानी जमीन पर चलते हैं, वो पाइपलाइन जमीन के अंदर होती है, तो भूमिगत मार्ग परिवहन हो गया, यानी कि है तो परिवहन ही लेकिन भूमि के अंदर है तो भूमिगत हो गया। जल पर जो चलता है जल परिवहन है, और हवा में जो दौड़ता है हवाई परिवहन है। तो ये बात आपके समझ में आ गई अच्छे से, किसी को कोई भी यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने परिवहन जो है उसके प्रकारों की बात की, और एक एक चीज को जाना कि परिवहन जो है 4 प्रकार का होता है। आगे अगर हम देखें तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी परिवहन को कोई तो है जो चलते ही उसके गोचा कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको किसी तरह से पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो ऐसे अलाइनमेंट या फिर ऐसे तत्व या फिर ऐसे कारण है जो परिवहन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर परिवहन डिस्टर्ब हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो बताओ परिवहन को डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परिवहन अगर चलेगा, संचार अगर चलेगा तो उद्योग चलेंगे, उद्योग अगर चलेंगे तो कच्चा माल बिकेगा। तो फिर बताओ एक दूसरे से जुड़े हुए है या नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। मांग जनसंख्या से प्रभावित, मांग जितनी होगी जनसंख्या से प्रभावित होता है ये। यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे किसी स्थान पर प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के खिलौने बनाए जा रहे हैं इस उद्योग में। अब बाजार के अंदर
कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? बाजार के अंदर बच्चों को खिलौनों ने, बच्चे जो है उन्होंने खिलौने मांगे, मतलब मांग बढ़ी। मांग बढ़ी जब इन्होंने ऑर्डर किया, यहाँ से बाजार वालों ने मंगाए खिलौने, उद्योग से आ गए खिलौने, लाने का काम कर रहा है परिवहन। कॉल किया था उन्होंने तो काम आया संचार। व्यापारी लेके आ रहा तो मतलब व्यापार, और ये एक सेवा है तो सेवाएं। ये पूरा तृतीयक सेक्टर बन गया यहाँ पे, तृतीयक सेक्टर। अब ये इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं कि मांग बढ़ती है तो परिवहन चलता है। जनसंख्या के द्वारा जो मांग है वो जब होती है, देखो यहां से समझो, जनसंख्या के द्वारा जब मांग होती है तो परिवहन उससे प्रभावित होता है। मांग होती है तो परिवहन ज्यादा काम आता है, मांग नहीं होती है तो परिवहन वाले बैठे रहते हैं, उद्योग वाले, ट्रक वाले, बस वाले, सब। जनसंख्या आकार जितना परिवहन मांग उतनी, मतलब जिस देश में जितनी जनसंख्या परिवहन की मांग उतनी होगी। जैसे मान लिया जाए कि आपने देखा कि कोविड में कुछ लोगों को जगह जगह खाना पहुंचाना होता था, तो ज्यादा लोग होते थे, ज्यादा ट्रक भर भर के जाते थे। अब आपको ये बात समझ में नहीं आती थी, इतना सा समझ लो, सुबह सार्स का जो दूध आता है घर घर में, तो सुबह सिटी के अंदर जितनी ट्रक लगे रहते हैं दूध पहुंचाने के लिए, जितनी जनसंख्या उतने ट्रक, तो जितना जनसंख्या का आकार होगा उतना ही परिवहन की मांग रहेगी। इसमें मुख्यतः संचार का भी काम होता है, तो मैंने पहले ही लिख दिया संचार। दूर संचार जैसी सेवाएं होती है, और सेवाओं में कई सेक्टर आ जाते हैं, जैसे नल ठीक करने वाला नलसाज, कपड़े धोने वाला धोबी, कटिंग बनाने वाला नाई, पॉलिश करने वाला मोची, सारे आ जाते हैं। क्यों चिंता करते हो? मार साहब भी आ जाते हैं, अध्यापक आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाता है, परामर्शदाता आ जाता है, सब तृतीयक सेक्टर में, सेवा में ये सब आ जाते हैं। सेवा में कौन आ जाते हैं? ये सब। बताओ ड्राइवर किस में आता है? सेवा ही तो दे रहा है। टेलीफोन के कर्मचारी है, किस में आते हैं? सेवा ही तो दे रहे हैं। व्यापार करने वाला व्यापारी, बिजनेसमैन, तृतीयक व्यवसाय में आता है। उद्योगपति बड़ा, बिजनेसमैन बड़ा, और वही तो बिजनेसमैन है। उद्योगपति एक तरह से बिजनेसमैन ही होता है, तो दोनों का लेवल लगभग बराबर होता है। प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक बहुत उससे भी ज्यादा कनेक्ट होते हैं, और चतुर्थ तो कुछ ही नहीं, चतुर्थ और पंचम तो पीछे लटके रहते हैं इन तीनों के। ये बात समझ में आ गई आपको? तो संचार, दूरसंचार और ये सेवाएं जो होती है जिससे व्यवसाय प्रभावित होता है। ये क्या आ गया जी? ये है अन्य। बाजार कितना दूर है और कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा, रास्ते में जलवायु, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, धूप है, ये चारों चीजें परिवहन को अन्य रूप से प्रभावित करती है। ये परिवहन को अन्य रूप से प्रभावित करने वाली। अजमेर से जयपुर की दूरी, जयपुर से पटना की दूरी, पटना से कानपुर की दूरी, कानपुर से कुल्लू मनाली की ओर निकल गए तुम। वो जो टैक्सी वाला था वो कह रहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कुल्लू मनाली की तरफ निकल गए और तुम चलते ही जा रहे हो, बाजार से कुछ ले भी रहे हो, दूरी भी बहुत बढ़ रही है। ये बात कौन कह रहा है? परिवहन वाला, जो गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, वो कह रहा है बाजार में रुक रहे हो, समय भी खराब हो रहा है, जगह जगह मेरा जो समय है वो वेस्ट हो रहा है, इसके मुझे पैसे मिलने चाहिए, इसके मुझे इकोनॉमी यानी वित्त मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। दूरी भी बहुत बढ़ती जा रही है। तुम 4 दिन पहले से निकले, बाजार में रुके, जगह जगह आप होटलों में रुके, फिर आपकी दूरी बढ़ती जा रही है, इससे आपकी लागत बढ़ेगी, क्योंकि आप समय दे रहे हो तो मैं भी समय दे रहा हूं। और ऐसे पहाड़ों में जहां की जलवायु बड़ी खतरनाक है, कुल्लू मनाली शिमला की, ऐसे पहाड़ों में मैं गाड़ी चला रहा हूं, कहीं तिरछी चल रही है गाड़ी, कहीं टेढ़ी चल रही है ना, उल्लू लुल्लू करते हुए किसी देश की तरफ जा रहे हैं। और ये जलवायु का जो आनंद है ये आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, लेकिन बात यह कि इस जलवायु में मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप मस्ती से पीछे वाली सीट पे बैठे। तो परिवहन में सारी लागत जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? दूरी, समय सब जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अरे जुड़ता है, ठीक है ना। परिवहन का सबसे तेज साधन है वायु परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। ये सीधा पूछ लेते कभी कभी, कई बार पूछ लिया सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, फिर हम सोचते हैं, फिर हम ये तो भूल जाते हैं जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन होता है ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं। अपने माइंड में क्या चलता है? सबसे सस्ता परिवहन तो टेम्पू ही होता होगा, टेम्पू होता है, टेम्पू लिख देता हूँ ना, नहीं यार टेम्पू नहीं होता, वैन होती है, वैन, वैन नहीं होता यार, वो थैले वाला होता है, रेडी वाला, वो होता है। नहीं यार, साइकिल होती है, कोई खर्चा ही नहीं आता, चैन में थोड़ा सा ग्रीस डाल दो बस, चलते रहो। नहीं, मानो खुद ऐसे दिमाग में जब चलते हैं, जब पढ़ते नहीं है। देखो कितनी आसानी से और मस्ती से पढ़ते हैं। अभी भी कोई क्या भूगोल कठिन है तो फिर उसको तो ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ेगा समझाने के लिए, है ना। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आधे बच्चे लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक शेयर करना है आपको, ये बाद की बातें पहले पढ़ना है। परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है सड़क, प्राचीन समय से। अब कुछ लोग सोचने लग जाए यार अंग्रेज आए थे भारत में, मैंने ये सुना है,
और वो एरोप्लेन से आए होंगे यार, तैर के तो आने से रहे, तो वो लिख देते हैं जल मार्ग या वायु मार्ग। ऐसा नहीं है, पहले सड़कें बनी, सड़कें तो मानव चलने लगा उसी समय बन गई ना, कच्ची सड़क थी पर थी ना, कोई तो पगडंडी बनी हुई थी जिससे मानव चला करता था, तो सड़क तो बहुत कॉमन सेंस की बात हो जाती है। तो ये तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्त है। आगे देखिए, शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण शामिल है। यानी कि जो भी निर्माण के बाद जब परिवहन और संचार की बात हम तार्किक व्यवसाय में करते हैं तो सबसे पहले संचार जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं। अब हम संचार की बात करते हैं सबसे ज्यादा, अभी तक हम परिवहन पढ़ रहे थे, अब जो बात होगी किस पर होगी, संचार पर। एक बात तो दिमाग में बिठा ले आप, सूचना वो होती है, सूचना क्या होती है और संचार क्या होता है। सूचना और संचार और सूचना, सूचना तो शब्द होते हैं जो पहुंचे हैं, और माध्यम जो होता है इन शब्दों को पहुंचाने का वो क्या होता है, संचार। अब कोई भी शब्द आप पहुंचा रहे हो उसका एक प्रेषण होगा, उसकी एक गति होगी, वो शब्द जो होंगे, वो बात जो होगी वो अपने आप में एक संदेश होगा, उसमें कई तथ्य छुपे रहेंगे, वो किसी ना किसी के विचार होंगे, ये सारे मिलकर बनता है संचार। सूचना बनती है भाई, क्या बनती है, और सूचना को जो पहुंचाता है वो होता है संचार। इस बात का पक्का ध्यान रख लोगे, पक्का रख लोगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, कोई भी बात जो होती है वो अपने आप में शब्द होते हैं। जैसे मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, ये क्या है, शब्द है मेरे, ये आपको एक संदेश है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो जब तुम पढ़ते हो, ये आपके लिए क्या हुआ, संदेश। और फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं, कुछ तथ्य दे रहा हूं कि लाडला तो वो है जो बॉयज है, लाडली वो है जो गर्ल्स है, तो मैं आपको कुछ तथ्य भी बता रहा हूं। विचारों का प्रक्षेपण हो रहा है, मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन हम कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं कि संचार, तथ्य और विचारों का जब समावेश हो जाता है, जब हम ये देखते हैं कि जो चीजें हैं उनका आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे आगे बहुत प्यारी सी चीज हम देख रहे हैं कि संचार का अर्थ क्या है। एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कहता है मैं चाय पीऊंगा, फिर वो आप तक चाय पहुंचाता है, लेकिन चाय से पहले किसको पहुंचाया, अपने विचारों को पहुंचाया, है ना। संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्यों, विचारों, अनुमानों, भावनाओं और बातचीत के पारंपरिक आदान प्रदान के को संदर्भित करता है। संचार दो या दो से अधिक जो बीच के तथ्य होते हैं, यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं हम, संचार जो होता है, मैं कोई बात कह रहा हूं आप तक पहुंच रही है, वो जो माध्यम है संचार है, उस तथ्य को, उस आंकड़े को, उस बात को, उन शब्दों को, उन विचारों को, उस पूरी बातों को, उस चैट को जो पहुंचाने का कार्य करता है वो संचार करते हैं। संचार का अर्थ शब्द होता है। अब मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं, है ना, कुछ बोलता नहीं और मैं कह देता हूं, क्या समझे आप, समझना, मेरे जो इशारे हैं मतलब संकेत, ये भी एक संचार है। कैसे, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कहा क्या समझे, गो, किसी को मैंने कहा मतलब इधर आओ, किसी को मैंने ये कहा एक चाटा मारूंगा, किसी को मैंने सिर्फ ये कर दिया राम राम कर रहा है, किसी को मैंने ये कर दिया सर जय हिंद कर रहे हैं। सूचना आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, बताओ मुझे, पहुंची ना। हमारे मतलब राजस्थान में तो ये होता है, किसी महिला से कुछ पूछते हैं तो जेठ और ससुर होता है तो बोलती नहीं है, तो घूंघट में रहती है, तो उससे पूछते हैं वो किधर गए, वो घर पे है, वो कहती है, कैसे कहती है, एक छोटी सी आवाज आई ना, इसका मतलब होता है कच्छ मतलब नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इस प्रकार से इशारा कर दिया जाता है। वो कहाँ है तो वो इशारा कर देती है, क्या भगवान के चलवे से, नहीं छत पे है, तो वो इशारा कर देती छत पे। ऐसे होता है ना, किसी को पानी पीना होता है, कोई बड़ा है अंदर बैठा है तो इशारा करेगी, पानी करेगी कि नहीं करेगी, कब करेगी सर, इंतजार कर रहे हैं, पानी का इशारा है ना। ऐसा नहीं है, संचार का मतलब है सिर्फ वस्तु को पहुंचाने का जो माध्यम है वो संचार है, और जो बात पहुंच रही है आप तक वो सूचना है। तो संकेत, भाषण,
मेरे देश के नागरिकों, एक सरपंच था, उसको कुछ पता नहीं था, नए नए इलेक्शन लड़ रहा था, उसको पता नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने का काम और देश में ब्लैक मनी लाने का काम प्रधानमंत्री का है। वो माइक लेके खड़ा हुआ इस प्रकार से, मेरे प्यारे गांव वासियों, मेरे गांव के प्यारे ग्राम वासियों, जैसा कि आप सबको विदित है, जितना भी काला धन है पूरे वर्ल्ड में भारत का, उस सबको अपने गांव में लेकर जाऊंगा। घर घर में जितने भी कुंवारे हैं सबकी शादियां कर दूंगा, सबको 20-20 हजार रुपए जो है छात्रवृत्ति दूंगा, सबको ये दूंगा, सड़कें बना दूंगा, यहां से नेशनल हाईवे निकाल दूंगा, यहां एयरपोर्ट बना दूंगा। एक छोटा सा गांव जिसके अंदर 100 घर, उसको पता नहीं था, लेकिन वो संदेश देना चाह रहा है। क्या देना चाह रहा है? उस बातचीत के माध्यम से, उस भाषण के माध्यम से अपने व्यवहार को भी वो दर्शा रहा है और माध्यम से संदेश और विचार जो है, संपत्ति के आदान प्रदान का भी संगम होता है। सारी चीज वो आपको समझाना चाह रहा है। गुरु जी ये तो समझ में आ गया, अब फटाफट से इसको खत्म भी कर दो। ठीक है, संचार के प्रकार। संचार के प्रकार में एक तो औपचारिक संचार होता है, जैसे औपचारिकता दिखा दी थोड़ी सी, भाई साहब आना है फटाफट से, औपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार, जैसे मैं ऐसे हूं, जैसे आपको कुछ बोलूंगा कहीं चलने के लिए, एक तो मैंने बोल दिया चलो, बोला ना, तो ये औपचारिक संचार हो। अनौपचारिक सिर्फ इतना सा इशारा, ठीक है ना। लिखित संचार, लिखित में दे दिया आपको इस दिन आना है, इस दिन ये प्रोग्राम में, निमंत्रण पत्र आते हैं ना जीवन के, रसगुल्ले, रसगुल्ले है ना, कैसे बोलते प्यार से छोटे भाई, रसगुल्ले खाऊंगा मैं ना, रसगुल्ले 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 है वो, क्या है, रसगुल्ले खाने का नहीं होता है, आपके लिए बुलाया गया आपको, वो लिखित संचार है। मौखिक रूप से कह दिया आज सब शाम को, आज सब घर वालों को हमारे घर पे खाना खाने आना है, मेरे घर पे नहीं, सब फ्लाइट टिकट लेके आ जाए, आना है सबको, मेरे घर पे आना है। ठीक है, तो ये क्या है, लिखित संचार, मैंने संदेश भेज दिया आपको, मौखिक रूप से फोन पर बोल दिया आपको या कैसे बोल दिया, अमौखिक वो इशारा करके। तो औपचारिक जो है वो मौखिक तरीके से भी है, अनौपचारिक जो है वो इशारा करके जो सांकेतिक है। तो ये जो अमौखिक और अनौपचारिक, ये संकेत, इसको संकेत कैसे कहते हैं, वैसे संकेत से बताए जाते हैं। और ये जो है, ये और ये औपचारिक और मौखिक, और लिखित तो लिखा जाता है, तो ये दोनों चीजें, ये और ये एक है, ये और ये एक है। अंतर व्यक्तिगत संचार, एक व्यक्ति को कह देता हूं कि उस व्यक्ति को कह देना, और वो उस व्यक्ति को कह देना कि कल ये काम है हमारे, ये क्या है, अंतर व्यक्तिगत संचार। जनसंचार, जनसंचार में तो सारे आ जाते हैं, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सब जनसंचार होता है। तो ये तो आप समझ गए, अब क्या बताऊं मैं इसको, आगे देखिए। तो आगे तो हो ही गया सब कुछ, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मस्त तरीके से, शानदार तरीके से परिवहन और संचार को समझा है। हमने बड़ी मस्ती के साथ इस लेक्चर को पढ़ा, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो, किस तरह से आप तक डिलीवर हो रहा है लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे तभी तो समझ में आएगा। किस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की ज़रूरत है, आपका ब्रेन कितना विकसित है, ये तो हमें यहाँ से पता नहीं चलता ना, कि आपका लेवल क्या है, या आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, जब भी तो पता चलेगा। लाइक शेयर करना है, लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से जरूर जुड़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।